राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज बूंदाबांदी नहीं बल्कि तेज बरसात हुई। बरसात तो सियासत के मैदान में भी जारी है। खबरों की बरसात के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप बिदवत साथ में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले खबरों में खास है कि राजस्थान सरकार में मंत्री सालेह मोहम्मद का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। एक फोटो भी वायरल हो रही है जो सांसद देवजी पटेल और संयम लोढ़ा की है। आरपीएससी और पेपर लीक जैसे प्रकरणों पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र किलानौत। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सालेह मोहम्मद एक बार फिर से चर्चा में है। हाँ, वो कल एक कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में थे और उनके गले में सांप डालने की कोशिश हुई। हालांकि ये एक परिहास था और इसमें वो बड़े सकुचाते से दिख रहे हैं। बाद में पता चला कि सुरक्षाकर्मी ने उसे रोका, बाद में वो जो सपेरा था वो घबरा गया। ऐसा एक प्रकरण मैंने 2011-12 में देखा था, जब मैं पाली में रिपोर्टिंग करता था। उस समय जो अभी बीकानेर में जो संभागीय आयुक्त है नीरज पवन, उनके गले में भी इसी तरह डाला गया था। वो घबराए नहीं थे, लेकिन उसमें डालने वाले पे मुकदमा दर्ज हुआ था क्योंकि ये भारतीय वन्य जीव अधिनियम में एज ए क्राइम है। इस तरह से आप वन्य जीव का प्रदर्शन, इस मामले में कोई मुकदमा जैसा कुछ अब वो देखना है कि किस तरह से सरकार ये करती है। लेकिन वो सपेरा जो है वो घबरा गया और रोने लगा, तो उसे दिलासा भी दी गई। ये इतना बड़ा मामला नहीं है। वायरल तो इससे पहले वाला जो वीडियो था वो ज्यादा चर्चा में रहा था और लोगों ने उस वीडियो की ज्यादा चर्चा की थी और डिमांड में रहा था लोगों के। जी। तो इस वीडियो नहीं वायरल, तो ये वीडियो भी हुआ है। और जैसे लोगों कि सालेह मोहम्मद का कोई वीडियो वायरल हो गया, हाँ। तो लोगों में एक जिज्ञासा थी। पहले जिस तरह से वो सेक्सटॉर्शन का शिकार हुए थे और उसके बाद में जो क्लिप पूरा, अब वो शिकार तो जब ऑन रिकॉर्ड आती चीजें हैं तब कही जाती ना, लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ था और क्या हनी ट्रैप था या कुछ और था, ये समझ में नहीं आया। उसमें कई सारी बातें एससीबीआई के सीमांत जिले से मंत्री हैं, सांसद हैं, पीर पगारों और तमाम तरह की बातें, दूसरे देशों से कनेक्शन। एग्जैक्टली हनी ट्रैप, क्योंकि वो इलाका हनी ट्रैप के लिए पाकिस्तान की सीधी उसमें रहा है। ऐसे में सालेह मोहम्मद चर्चा का विषय बने थे। इस बार ऐसी कोई चर्चा नहीं है। प्रदीप जी, एक फोटो वायरल हो रहा है। देवजी पटेल के घर पे एक कार्यक्रम था और मुख्यमंत्री, वो एक निजी कार्यक्रम है और उसमें चूंकि देवजी पटेल जालोर और सिरोही के सांसद है, तो सिरोही विधायक जो कि निर्दलीय है लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार हैं। आपको एक जानकारी मैं दे दूं कि देवजी पटेल तीसरी बार सांसद हैं और पहले वो कांग्रेस में काम करते थे। उन्होंने पहली बार टिकट कांग्रेस से मांगा था, लेकिन टिकट दिया उनको भाजपा ने। तो बीजेपी अब ये भी गुणा भाग जोड़ बाकी में लगी हुई है कि देवजी पटेल के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसमें प्रत्याशी वहां पे बदला जाए। जालोर सिरोही से इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ये पूरा प्रयास है कि वो प्रत्याशी बदले। ऐसे में आपको आश्चर्य नहीं होगा कि देवजी पटेल कांग्रेस से ट्राई कर ले, क्योंकि वो पहले, आपको ऐसा नहीं लगता कि मुख्यमंत्री की सदारत में संयम लोढ़ा बहुत ज्यादा रहते हैं, तो शायद छोटी मोटी जादूगरी? एग्जैक्टली वो ये इस तरह का एक चलता है मामला। तो ये माना जा रहा है कि एक भारी एंटी इनकम्बेंसी देवजी पटेल के प्रति जालोर सिरोही इलाके में पनप रही है। तो ऐसे में देवजी पटेल, क्योंकि कांग्रेस को मैंने देखा है पिछले तीनों ही चुनाव में कोई लड़ने वाला प्रभावी प्रत्याशी नहीं मिला है। अगर देवजी पटेल जो कि कल्बी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका टिकट काटा जाता है और किसी अन्य जाति के व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, तो इसकी संभावनाएं बनती हैं कि देवजी पटेल कांग्रेस से चुनाव लड़े। और उस संभावनाओं का पहला टैग जो है आज की फोटो है, वो आज की फोटो हो सकती है। राजनीति संभावनाओं का विषय है। संयम लोढ़ा तो खुद कांग्रेस से चुनाव नहीं, संयम लोढ़ा राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। उनका पिछला चुनाव अगर फील्ड में रह के देखें तो एक उनका तो पूरा उन्होंने खुद एक जादूगरी करके चुनाव जीता था। उसकी चर्चा है सिरोही इलाके में। और अशोक गहलोत के राजनीतिक सलाहकार है, तो आप समझ सकते हैं कि संयम लोढ़ा भी गुगली फेंक सकते हैं। सीपी जोशी की जनाक्रोश रैली से, चूंकि सीपी जोशी की बीजेपी वाले बिल्कुल इस बात पर तारीफ होनी चाहिए कि ताजपोशी के तुरंत बाद उन्होंने राजस्थान की तरफ रुख किया और एक के बाद एक लगातार 4 जनाक्रोश रैलियों को वो संबोधित करते हैं। कल जालोर में उनकी एक रैली थी और वहां से जो वीडियो सामने आया
ओटाराम देवासी वहां मौजूद हैं, बाकी के जो भाजपा नेता हैं बड़े ऊंगते नजर आ रहे हैं, और वहां से टैग मिला कि ऊंगता जनाक्रोश। बिल्कुल बिल्कुल 8 PM 9 CM ने वो फोटो जी 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 वीडियो वायरल किया है, जो हम आपको दिखाते हैं। नहीं, जनता को जगाने का जो काम लिया है सीपी जोशी ने कि जनता को देखिए, एक तो उम्र है, हम्म। और जोगेश्वर गर्ग का, मैं चूंकि जी। जालोर में बहुत रहा हूं जी। तो पहली बार वीडियो नहीं है। जोगेश्वर गर्ग इसे ध्यान या साधना की विधि बताते हैं कि मैं अक्सर ध्यान में चला जाता हूं, विधानसभा में भी वो ध्यान में चले जाते हैं, जालोर सिरोही के कार्यक्रमों में भी अक्सर ध्यान में जाते हैं। ओटाराम देवासी संत परंपरा के व्यक्ति हैं, ऊंग जाते हैं, वसुंधरा राजे के खेमे से हैं। और आप जो कह रहे हैं सीपी जोशी ने बड़ा ये एक अच्छा निर्णय लिया है, सीपी जोशी के साथ ये आयोजन करना बहुत जरूरी था बीजेपी को, क्योंकि सीपी जोशी अभी तक मेवाड़ तक अपनी पहचान रखते थे। अब उन्हें पहचान के साथ पकड़ जरूरी है पूरे राजस्थान में। ऐसे में को जगाने जा रहे हैं। ऐसे में उनकी ये जो दौरे हैं, ये उनकी जरूरत थी। जैसे ही नया SHO थाने में आता है तो पूरे थाने का दौरा करता है, चौकियों पर जाता है, मोटर व्हीकल एक्ट के चालान बनाता है, ताकि आसपास जितने भी छोटे बड़े नेता उनको पता चल गया है कि भाई बॉस आया है। तो यही सीपी जोशी का इवेंट है। लेकिन इसमें ये जो नींद वाला है, दोनों काफी उम्रदराज हैं। इन्होंने तो, सीपी जोशी ने तो अपने संबोधन में कहा कि हमारे मॉनिटर हैं जोगेश्वर जी, क्योंकि विधानसभा में पार्टी के सचेतक भी हैं। ओटाराम देवासी वसुंधरा राजे खेमे के माने जाते हैं। देवासी वोट बैंक में देवासी समाज के वो एक धर्मगुरु की छवि रखते हैं, मुंडारा के महंत हैं वो, और दोनों का नींद लेते हुए का वीडियो इस तरह से वायरल हुआ है। तो ये चर्चा का विषय तो है निश्चित तौर पे, लेकिन इन दोनों की मैं आपको बता चुका, जोगेश्वर जी कई बार इस तरह से नेत्र जो है वो निर्लिप्त कर लेते हैं, और फिर वो कहते हैं कि भाई मैं ध्यान में था, नींद में नहीं। तो ये ध्यान है या नींद है, ये देखने वाली बात है। संयम लोढ़ा भी सो गए थे पहले किसी कार्यक्रम में। हाँ, संयम लोढ़ा 2 बार कंटिन्यू, और संयम लोढ़ा के सोने की वजह यह रही कि जो महेंद्र चौधरी, जहाँ के प्रभारी मंत्री का दायित्व जिनके पास है, उप मुख्य सचेतक है विधानसभा में, वो सरकारी योजनाएं गिना रहे थे जी। अब सरकारी योजनाओं को लेके जब उत्साह होता है तब तो जागरण की अवस्था में रहता है व्यवस्थित व्यक्ति, लेकिन वो नींद आ गई। लोढ़ा तो जानते हैं, उन्हें तो दूसरी स्कीम से चुनाव जीतना है जिस तरह की। जी बिल्कुल। RPSC को लेकर एक बड़ा अपडेट है। हाँ, और आज कुछ पोस्टर लगे हुए जयपुर में हैं, जिसमें कोई आढ़ा करके कोई RS आढ़ा बिल्कुल बिल्कुल RS आढ़ा उससे पहले भी एक बार चर्चित रहे थे पॉलिटिकल साइंस के किसी पेपर को लेकर, और एक बार फिर चर्चित हैं। और एक ऐसा कैरेक्टर, हालांकि बड़े स्तर पर उन्हें नहीं पहचाना जाता, लेकिन उनके नाम पर बार बार चर्चा होती है। आज जो पोस्टर लगे हैं, जो पेपर वाला जो केस था, आप बता रहे हैं कि राजनीति विज्ञान के कई प्रश्न उनकी पुस्तक में से, पेपर उनके किताब से, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप ये देखिए कि कोई पोस्टर क्यों लगाएगा जी, है ना, उसके लिए खर्चा चाहिए, खर्चे के साथ जज्बा चाहिए, और जज्बे के पीछे भी एक भाव चाहिए कि साहब एक व्यक्ति के लिए, ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं पास करवा दूंगा, तो इसकी निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। RS आढ़ा क्या है, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स पे, कलाम कोचिंग सेंटर पे आरोप लगा, और भी कोचिंग सेंटर्स पे कार्रवाइयां हुई, तो ऐसे में किसी एक व्यक्ति का नाम आ रहा है तो निश्चित तौर पर RPSC को उसे अरेस्ट करके कार्रवाई करनी चाहिए। और अरेस्ट ही नहीं, कम से कम उसको डिटेन तो करें, और कौन है व्यक्ति, क्या है, अगर वो गारंटी ले रहा है तो कोई ना कोई पीड़ित प्रताड़ित तो रहा होगा, सही या गलत, तो उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए अभी कटारा की आज फिर रिमांड अवधि बढ़ाई गई है, तो कटारा को 3 दिन के लिए फिर से रिमांड में भेजा गया है। एक सवाल अभी तक हल नहीं हो पाया है कि कटारा ने पेपर दिया अपने भांजे को, भांजे ने दिया शेर सिंह मीणा को, शेर सिंह मीणा ने फिर आगे 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 पहुंचते पहुंचते वो विद्यार्थियों तक पहुंचा। कटारा ने 60 लाख लिए, भांजे ने 80 लाख लिए, ये चीजें तो आई है, लेकिन कटारा के पास पेपर कहां से आया? एक व्यवस्था है कि पेपर सारा कुछ जो होता है सेटअप, वो RPSC अध्यक्ष और एक गोपनीय व्यवस्था में होता है। तो जिस तरह से कटारा के पास पेपर पहुंच गया, और दूसरे भी तो सदस्य हैं, क्या उनके पास पहुंचा या नहीं? उनके पास नहीं पहुंचा और कटारा के पास क्यों पहुंचा, यही बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब आना चाहिए। तो क्या ये कार्रवाई यहीं तक सिमट के नहीं रह जाती बाबूलाल कटारा तक पर ही? इसमें ऐसा लगता है कि बाबूलाल कटारा तो एक सूत्र है जो लीक हो गया, जहां पे आपकी नजर ठहर गई। वो बस में जो पेपर सॉल्व करवाया था, अपन उस पेपर की बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है वो रजिस्टर जला दिया गया। ये सारी बातें, बहुत सारी खबरें मीडिया को इसलिए दी जा रही है कि वो नई खबरों पे ध्यान नहीं दे। नई खबरों पे ध्यान देने लायक जो खबर है वो ये है कि बाबूलाल कटारा तक पेपर कैसे पहुंचा। ठीक बात है। 7 सदस्य वाला आयोग है, तो उसमें 7 सदस्यों के पास अगर पेपर पहुंच रहा है तो फिर व्यवस्था में ही खोट है। और 7 ही नहीं, किसी एक के भी पास पहुंच रहा है अध्यक्ष के अलावा,
तो व्यवस्था में खोट है, इसे सुधारने की जरूरत है और इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व है उनको पकड़ा जाना चाहिए। ठीक बात है। वायरल फोटो और वीडियो से आज की चर्चा बहुत ज्यादा गर्मा गर्म है। एक और फोटो वायरल हो रहा है गोविंद राम मेघवाल के साथ में। तो गोविंद राम मेघवाल जो आपदा राहत मंत्री हैं, जी खाजूवाला क्षेत्र के विधायक हैं और उसी इलाके में नोखा के जो हारे हुए प्रत्याशी हैं रामेश्वर डूडी, थोड़े दिन पहले ही साथ में गोविंद सिंह डोटासरा हैं, थोड़े दिन पहले ही आमने सामने थे। जी बिल्कुल। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने दोनों के बीच सुलह करवाई है। गोविंद सिंह डोटासरा एक हार्डकोर जाट नेता की छवि अपनी पार्टी में नहीं बना पाए हैं हनुमान बेनीवाल की लगातार बैटिंग के कारण। ऐसे में उन्हें एक हार्डकोर पार्टी को चाहिए, हार्डकोर छवि जो ये दावा करता हो कि नहीं मुख्यमंत्री जाट होना चाहिए, कि उस दावे के पीछे जाट वोट बैंक आए। तो वो दावा राजस्थान जयपुर में हुई रैली में रामेश्वर लाल डूडी ने किया था। अब रामेश्वर लाल डूडी को एक हार्डकोर छवि के साथ और डोटासरा को एक सॉफ्ट छवि के साथ जाति के वोट बैंक को किस तरह से कब्जा किया जाए, यह देखने वाली बात है। ऐसे में एससी वोट बैंक एक बड़ी भूमिका निभाते हैं हनुमान बेनीवाल, उनपे भी अपनी कोशिशें लगातार कर रहे हैं और उनके पास 2 विधायक अभी जो एससी से हैं 3 में से, तो कांग्रेस की बजाय आरएलपी में नहीं चले जाए। अर्जुन मेघवाल बड़ी चुनौती बने हुए हैं। बिल्कुल अर्जुन, हाँ, तो गोविंद राम जो मेघवाल हैं उनके सामने विश्वनाथ मेघवाल लड़ते हैं खाजूवाला से। तो गोविंद राम मेघवाल एक जो कास्ट इक्वेशन है बीकानेर जिले का खास करके, तो इसमें अब रामेश्वर डूडी जो खुद ही चुनाव हार गए, लूणकरण सर से सुमित गोदारा विधायक हैं जो कि बीजेपी के हैं, डूंगरगढ़ से भी जाट समाज से ही विधायक हैं गिरधारी लाल मैया, लेकिन वो कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। ऐसे में क्या रामेश्वर डूडी जब आज की तारीख में जाट एमएलए बीकानेर से नहीं है, तो क्या वो ला पाएंगे किसी को, समाज के वोट ला पाएंगे, जबकि सरकार के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी है? क्योंकि रामेश्वर डूडी का बीकानेर क्षेत्र में प्रभाव है, लेकिन वो प्रभाव नागौर तक चलेगा कि नहीं चलेगा, चूरू झुंझुनू सीकर तक वो प्रभाव हार्डकोर जो कास्ट के वोट हैं उन तक आएगा या नहीं आएगा, ये देखने वाली बात है। जी नहीं, अभी चर्चा है कि रामेश्वर डूडी अगला जो चुनाव है वो उनके लिए फंसने वाला है। जंवरलाल को उन्होंने टिकट दिलाया था बीकानेरपुर से, अब ऐसी चर्चा कन्हैयालाल झंवर को अब अंदर ही अंदर ऐसी चर्चाएं हैं कि कन्हैयालाल झंवर बीकानेरपुर को छोड़कर वापस से नोखा में अपना भविष्य। देखो नोखा बहुत एक अलग तरह की स्विंग वाली सीट रही है, वहां पे जो सत्ता में होती है पार्टियां या बड़ी पार्टियों पे खेलने का वहां पे ज्यादा वो नहीं है, वहां के लोग इंडिपेंडेंट, खास करके पूरे बीकानेर में। तो आपको आश्चर्य नहीं होगा कि किसी एक का टिकट कटा तो वो आम आदमी पार्टी से ऐसा कहा जा रहा है कि कन्हैयालाल झंवर को अब समझ आ गया कि पिछली बार खुद की सीट सुरक्षित करने के लिए रामेश्वर डूडी ने उनके साथ खेल कर दिया बीकानेर पूर्व। बीकानेर में ये खेल होते रहे हैं पहले भी, पहली बार नहीं हुआ है। तो इस बार आप ये लिख लीजिए अभी कि नोखा में ट्रायंगल संघर्ष होगा। एक बीजेपी जहां से बिहारी विश्नोई जो पहली बार विधायक बने हैं, तो निश्चित तौर पे, और पिछली बार भी वो पार्टी से बगावत की थी तब रामेश्वर डूडी का नंबर लग पाया था। और दूसरा आम आदमी पार्टी यहां से चुनाव लड़ेगी निश्चित तौर पे और बड़े पैमाने पे चुनाव प्रभावित करेगी। अगर रामेश्वर डूडी का टिकट कटा तो वो लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ सकते हैं लेकिन वो लड़ेंगे जरूर। और अभी जो जिस तरह की मित्रता दिख रही है उससे रामेश्वर डूडी का टिकट कटता नहीं दिख रहा। ऐसे में कन्हैयालाल झंवर या कोई और उनकी ओर से या ट्रायंगल चुनाव होगा निश्चित तौर पे नोखा में। आप देखेंगे निर्दलीय लड़े या आम आदमी पार्टी लड़े, क्योंकि बीकानेर में आम आदमी पार्टी अपना एक तरीके से विस्तार कर रही है। जहां कम्युनिज्म को सपोर्ट किया जाता हो, जहां पार्टी महत्व नहीं रखती, जिन जिलों में, जिसमें गंगानगर है, जिसमें हनुमानगढ़ है, जिसमें चूरू का कुछ इलाका है और जिसमें झुंझुनू सीकर के कुछ इलाके हैं जहां कम्युनिस्ट जीतते रहे हैं, जहां सोशलिस्ट रहे हैं, वहां आम आदमी पार्टी अपने पार पसार रही है और बहुत धीमे धीमे काम कर रही है। तो नोखा सीट भी एक है जहां पर वो गंभीरता से, नोखा से ही लगती एक सीट है कोलायत, बिल्कुल देवी सिंह भाटी, नोखा पे कोलायत सीट का काफी प्रभाव है और कोलायत पे नोखा का काफी प्रभाव है, ये दोनों को। तो देवी सिंह भाटी का भी खासा कुछ अलग से रहेगा मामला, लेकिन ये मान के चलिए कि नोखा में ट्रायंगल संघर्ष होगा। दूसरी सीटों पे क्या स्थिति रहेगी, लेकिन नोखा का जो अनोखा इतिहास है वो बताता है कि यहाँ पे इस बार चुनाव बड़ा रोचक रहेगा। संजीवनी घोटाले को लेकर आज एक बहुत बड़ा अपडेट है। गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर एक FIR दर्ज हुई है, मानहानि
नहीं, ये संजीवनी से रिलेटेड नहीं है। जी। ये जो उन्होंने अशोक गहलोत को राजनीति का रावण बताया था, जी। उस मामले में सुरेंद्र सिंह जाटावत ने की है। अशोक गहलोत हाँ, सुरेंद्र सिंह उसी बोर्ड के अध्यक्ष हैं जो धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण है, और वो धरोहर के तरह ही एक बड़े नेता हैं, लेकिन वो चित्तौड़गढ़ से हार रहे हैं चंद्रभान सिंह अक्या के सामने चुनाव, और उन्होंने अपनी धार्मिक और सांप्रदायिक सामुदायिक भावनाएं आहत होने की बात करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। लेकिन इससे बड़ा जो मामला है संजीवनी वाला, वो भी दर्ज हो गया है, और वो जो एफआईआर है उसमें अंतिम 3 लोग जो हैं वो गजेंद्र सिंह, अंतिम 3 नहीं, अंतिम कुछ लोग 61 से लेके जो लोग हैं वो गजेंद्र सिंह की फैमिली के लोग हैं। इसमें देखने वाली बात यह है कि सरकार ने गजेंद्र सिंह की दिवंगत माता को भी इसमें आरोपी माना है, उनके पिता को भी आरोपी बनाया है, उनकी पत्नी को भी बनाया और गजेंद्र सिंह खुद को भी बनाया है। अब गजेंद्र सिंह संघर्ष में हैं, तो क्या पार्टी भी उन्हें यह संघर्ष इसलिए करने दे रही है कि गजेंद्र सिंह का कैरेक्टर जो है वो उभारा जाए या खत्म कर दिया जाए? ये एक बड़ा सवाल है आज का। हम छोड़ते हैं इस सवाल को लोगों पे ही कि ये एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें परिवार समेत तमाम लोगों का उल्लेख है कि प्रथम दृष्टया इन्हें आरोपी माना जाता है। हम दर्शकों को स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं कि लास्ट में क्या कहा गया है। तो इसमें ये देखने वाली बात है, अब ये रंग में आ चुका है मामला, देखते हैं। और अशोक गहलोत कह चुके हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी तो तय है। लेकिन इसमें एक बात और देखने वाली है कि गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम से पहले उनकी पत्नी का नाम है नौनंद कंवर का। क्या सरकार उनकी पत्नी को अरेस्ट करेगी? उनके बाद में उनके पिता का नाम है, उनके सालों का नाम है आसपास ही, तो क्या उन लोगों को भी सरकार गिरफ्तार करेगी या वो गिरफ्तार करने की मंशा रखती हैं? यह देखने वाली बात होगी। जी, तो बड़ा खेल अब बिल्कुल ये ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। अब एसओजी ने अपनी एफआईआर में नाम ले लिया है, तो और ये सार्वजनिक भी हो गई है चीज, तो इसे अलग तरीके से देखा जाएगा। जी, तो राजस्थान के बहुत सारे मुद्दों पर आज वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप बिदावत के साथ में हमने चर्चा की। कल जैसे ही राजस्थान की सियासत का मौसम बदलेगा, आपके साथ चर्चा में फिर से जुड़ेंगे। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए देखते रहिए थिंक 360। धन्यवाद।